नमस्कार साथियों। मैंने आपको कवि आलोक धनवा जी का परिचय है वो समझा दिया है और अब उनकी कविता पतंग उसको समझाने जा रहा हूं। देखिए, पतंग जो कविता है वो कविता दुनिया रोज बनती है नामक काव्य संग्रह से ली गई है। ठीक है। इस कविता के अंदर दो चीजों का प्रमुख रूप से चित्रण हुआ है। एक है प्रकृति का और दूसरा है बच्चों के मन में पाई जाने वाली जिज्ञासाएं, उल्लास, जोश उनका। तो इस कविता में कौन से समय का वर्णन है? जब वर्षा ऋतु जा चुकी है, भाद्रपद मास भी जा चुका है। हम सब जानते हैं कि श्रावण मास में है काफी बारिश होती है। उसके बाद भाद्रपद मास में भी यदा कदा बारिश होती रहती है। भाद्रपद के बाद में लगभग है बारिश का दौर है वह थम जाता है और उसके तुरंत बाद आसमान बादलों से एकदम साफ हो चुका होता है। एकदम नीला चमकता हुआ आसमान दिख रहा होता है। उस समय का वर्णन इसमें किया गया है जब बिल्कुल भी बादल नहीं है, आसमान एकदम साफ है, दिन खुला खुला है, न तो ज्यादा सर्दी होती है न ज्यादा गर्मी होती है। शरद ऋतु आ चुकी होती है। आप सब जानते हैं हमारे यहाँ जो ऋतुएं हैं वो 6 हैं। तो आपको मेरे इस कमेंट में जाकर के वहां पर वीडियो में आपको ये 6 ऋतुओं के नाम भी लिखने हैं। और एक चीज और बतानी है, 6 ऋतुओं के अलावा जो हिंदू 12 माह हैं यानी 12 महीने हैं, उन 12 महीनों में से तीसरा महीना, छठा महीना, नवा महीना और 12वां महीना, इनके चारों के नाम कमेंट में लिखने हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, देखिए कितने लोगों को इन 12 महीनों का पता है। वो क्रम से बता सकते हैं अगर उनको ये याद है या वो जानते हैं। बिना नकल किए, बिना कहीं से देखे आपको ये कमेंट में करना है। अगर गलत भी हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 महीनों में से एक महीना है भाद्रपद मास, जो कि श्रावण मास के बाद में आता है। और वो भाद्रपद मास जा चुका है, आसमान एकदम साफ नीला है। और उस दौरान क्या होता है वो देखते हैं। सबसे तेज बौछारें गई यानी वर्षा ऋतु जा चुकी है। भादो गया यानी भाद्रपद मास भी चला गया है। सवेरा हुआ यानी सुबह हुई, सुबह का सवेरा यानी सूर्योदय होते ही कैसा दृश्य देख रहे हैं। देखिए इसमें इन्होंने क्या उपमा दी है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। सवेरा यानी सूर्योदय के समय को इन्होंने क्या कहा है? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा कहा है। इसका मतलब इसमें उपमा अलंकार है। साथ ही साथ में सूर्योदय का ये दृश्य जो है वो हमारी आंखों के सामने आ रहा है। आंखें जो होती है उसका पर्यायवाची होता है चक्षु, और इसलिए इसमें एक चाक्षुष बिंब है। तो सूर्योदय हो चुका है। शरद आया पुलों को पार करते हुए। शरद यहाँ जो आपको बता चुका हूं शरद ऋतु है, उसका भी मानवीकरण कर दिया गया है। शरद आया क्योंकि आने की क्रिया मानव करते हैं। शरद तो ऋतु है, तो प्रकृति है वो। तो प्रकृति का जब मानव की क्रियाओं का आरोप कर दिया जाए तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो इस पंक्ति में मानवीकरण अलंकार हो गया। पिछली में उपमा अलंकार था, इसमें मानवीकरण अलंकार है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। चमकीली साइकिल यहाँ पर पूरे वातावरण को कहा गया है। क्यों? क्योंकि पूरे वातावरण में है वह चमक फैल गई है, एक उजाला हो गया है, रोशनी हो गई है। जब भाद्रपद और श्रावण मास था तब बादलों के चलते एकदम अंधकार वाला जैसा हुआ रहता था। सूर्य की उतनी जो किरणें हैं धरती पर नहीं पहुंच पाती थी जितनी पहुंचनी चाहिए। और अब बादल जा चुके हैं, इसलिए पूरी तरह पूरा संसार है वह जगमग हो रहा है। घंटी अपनी चमकीली नई साइकिल चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। और घंटी होती है साइकिल के ऊपर, उस घंटी को ट्रिंग ट्रिंग की आवाज करते हुए वो बजाते हुए शरद आ रहा है। ये पूरा मानवीकरण है। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर सुनाई देने वाली चीज की बात आई है। घंटी बजाते हुए, वो घंटी वाली वो आवाज है वो हमारे कानों में अनुभव हम कर सकते हैं। इसका मतलब यह है श्रव्य बिंब। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, जैसे कोई एक बालक है वो अपनी चमकीली साइकिल चलाते हुए आ रहा है और सबको छतों पर बुला रहा है। और क्या करने के लिए बुला रहा है? पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को ये कहने के लिए प्रेरित कर रहा है। हमने देखा है ये पाठ है आलोक धनवा जी का। ये आलोक धनवा जी खुद बिहार के हैं।
तो बिहार, यूपी के कुछ क्षेत्रों में दीपावली से पहले ही पतंगे उड़ना शुरू हो जाती है, और जहां तक मुझे ज्ञात है दीपावली पर भी वहां पर पतंगे उड़ाई जाती हैं। तो पतंगे उड़ाने के लिए बच्चों के झुंड को अपनी चमकीली साइकिल चलाते हुए और उसकी घंटी बजाते हुए शरद ऋतु है वह ऊपर छतों पर बुला रही होती है, आकर्षित कर रही होती है। उसके बाद में आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। आकाश एकदम साफ स्वच्छ है, मुलायम है, ताकि वहां पर आसमान में पतंग ऊंचाई तक उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। आप सब जानते हैं पतंग आसमान में जो उड़ती है उसका एकमात्र कारण ये है कि उसका जो कागज होता है वो बिल्कुल पतला होता है। उसके अंदर जो बांस की जो दो कमानी कहते हैं, बांस की जो डंडियां लगती है, तो वो दोनों के कारण से ही वह आसमान में उड़ पाता है। वो सबसे हल्की चीज है, उसके अलावा किसी भी भारी चीज को आसमान में उड़ा पाना संभव नहीं है। बिना पेट्रोल डीजल वगैरह जो भी है वो अपनी विज्ञान है, विज्ञान यहाँ पर लागू होता है। वैसा का वैसा आकृति पतंग की वैसे बना करके उड़ाई जाती है। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ के देखिए आ गया है, दुनिया का सबसे पतला कागज, बांस की सबसे पतली कमानी, कमानी का है बांस की उन खपच्चियों को जो सीधी और आड़ी उल्टे चंद्रमा के आकार में लगाई जाती है पतंग में, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। आसमान में पतंगे उड़ रही है, वैसी की वैसी किसी बगीचे में तितलियां उड़ती है, तो ये भी उपमा अलंकार देखा जाए तो हो सकता है। तो यहाँ पर पतंगों को तितलियों की तुलना करके उसकी उपमा दी गई है। तितलियों की नाजुक दुनिया शुरू हो सके, छतों पर चढ़े हुए बच्चे पतंग उड़ा सके, किलकारियां मार करके, सीटियां बजा करके, वो काटा शब्द बोल करके अपने जोश और साहस को चरम तक पहुंचाते हैं और बड़ा आनंद उठाते हैं। कवि आगे कहते हैं, जन्म से ही वे साथ लाते हैं कपास। कपास का मतलब होता है रुई, जो आप देखते हैं वैसे तो पौधा होता है। तो कपास जो होती है वह बड़ी कोमल होती है, नरम होती है, मुलायम होती है। और छोटे बच्चे जब जन्मते हैं वे भी बड़े कोमल होते हैं, नरम होते हैं और मुलायम होते हैं। इसलिए कपास से किसकी तुलना कर दी? छोटे छोटे बच्चों की। तो जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, यानी कोमलता साथ में लेकर आते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वो छतों पर पतंग उड़ाते हुए दौड़ लगा रहे होते हैं, जब वो छतों पर पतंग उड़ाते हुए दौड़ लगा रहे होते हैं, तो उस दौरान उनके पैर तो कोमल है, छतें हैं वो कठोर है। और जब वो दौड़ लगा रहे होते हैं तो कवि ने एहसास किया है कि वे दौड़ नहीं लगा रहे हैं, बल्कि पृथ्वी है उनके खुद के बेचैन पैरों के पास दौड़ रही होती है और घूमती हुई आती है, और वह भी कोमल बन जाती है। यानी इतनी कठोरता भी उनको है, प्रभावित नहीं कर पाती, क्योंकि उनके हृदय में जो जोश है, जो उत्साह है, उसके कारण से उनका ध्यान उस कठोरता की ओर जाता ही नहीं है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, उनको कोई होश नहीं होता। जब पतंग आसमान में होते हैं उनका पूरा ध्यान एक ही जगह फोकस होता है, तो वो बेसुध यानी उनको होश नहीं है, उनका पूरा ध्यान पतंग की ओर है। छतों को भी नरम बनाते हुए उनके लिए वो कठोर छत भी नरम हो जाती है। कैसे हो जाती है? क्योंकि उनको उसका ध्यान ही नहीं है, उनका पूरा ध्यान ऊपर है। बड़ी चीज ध्यान होती है, इसलिए आप भी ध्यान जरूर करें। एक जगह केंद्र हो जाए तो हमें कोई भी चीज है वह असंभव नहीं लगती है। हमारा ध्यान अगर एक जगह पढ़ाई में हो जाए तो हम कोई भी चीज एक बार पढ़ने के बाद भूल नहीं सकते। संभावित है किसी की प्रैक्टिस कम है, इसलिए हो सकता है एक बार में 60% याद हो, 2 बार देखें तो 100% याद हो जाता है। छतों को भी नरम बनाते हुए, छतों को भी नरम बनाते हुए, छतें नरम हो गई हैं क्योंकि उनके पैर कोमल है, मुलायम है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, मृदंग, मृदंग कहते हैं ढोलक जैसा ही वाद्य यंत्र, ढोलक ही मान लिया, तो उसके ऊपर जब थाप पड़ती है तो वो थाप जैसी कल, यानी एक क्रम होता है उनके पैरों का, आगे बढ़ते हुए चले जाना, ढील देते हुए और खींचते हुए पीछे की ओर वापस लौट आना। आप सब पतंग उड़ाते हो, सब समझ सकते हो। तो इस तरह जैसे दिशाओं को मृदंग की तरह बजा रहे हो, कभी इधर कभी उधर, कभी आगे कभी पीछे, दाएं बाएं, इस तरह से वो घूमते हैं कि जैसे कोई मृदंग को वो बजा रहे हो। डाल की तरह लचीले वेग से, और उनके जो शरीर का लचीलापन है वैसा ही है जैसा किसी पेड़ की डाली का होता है, वह हवा में लहराती रहती है। वैसे ही वो सारे बच्चे जो पतंग उड़ाते हैं वो अपनी छतों पर पतंग उड़ाते समय लहराते हुए आगे पीछे इधर उधर बढ़ते रहते हैं। छतों के खतरनाक किनारों तक भी कई बार वे पहुंच जाते हैं।
आगे बढ़ते हुए उनका ध्यान पूरा पतंग में होता है। सामने दीवार होती है, दीवारों तक, अगर छोटी दीवार है उस पर, दीवार पर भी वो चढ़ जाते हैं। तो छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय उन्हें गिरने से बचाता है, उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। रोमांचित, रोमांचित हमारे रोम छिद्र होते हैं, जो हाथों पे जो छोटे छोटे बाल होते हैं, वो जहां से निकले होते हैं उनको रोम छिद्र कहते हैं। वो रोमांचित यानी उनका जोश, उनका उत्साह उनके रोम छिद्रों को उनमें से जोश दिला करके उनको खड़े कर देता है। तो रोमांचित हुआ उनका शरीर है, उन्हें बचा लेता है। छतों के किनारों पर जाने के बाद भी वो नियंत्रित हो जाते हैं। किससे? पतंग के उस धागे से जुड़े होने के कारण से वो कई बार बच जाते हैं। लेकिन अगर कभी गिर भी जाए तो आगे क्या होता है देखिए। सिर्फ उनके रोमांचित शरीर का संगीत, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है, महज एक धागे के सहारे। जो मैं बता चुका हूं, पंक्ति का भावार्थ पहले बता रहा हूं, पंक्ति साथ में बोल रहा हूं बाद में, और फिर उसके बाद आप अर्थ समझ सकते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। पतंग उड़ रही है आसमान में, और उनके रंध्र यानी रोम छिद्र है वे खुले हैं और वे रोमांचित हो रहे हैं। उनमें वो उड़ने का एहसास, ऐसा लग रहा है कि वो स्वयं भी पतंगों के साथ उड़ रहे हैं। इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता उनके मन में होती है पतंग उड़ाते समय। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, वैसे तो बच्चे काफी सावधानी भी रखते हैं, लेकिन कई बार वो गिर जाते हैं और बच जाते हैं। यानी उनमें साहस देखिए, उनका निडरता देखिए उनकी, कि अगर वे कभी गिर गए छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब उनका साहस और भी बढ़ जाता है, उनका भय है वह और भी समाप्त हो जाता है, कभी उनको भयभीत नहीं कर पाता है, और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। और सूरज से के सामने आने का मतलब है उनका साहस सूरज से तुलना करके बताया है कि सूरज से भी ज्यादा बढ़ जाता है, सूरज से भी वो टक्कर लेने की सोच रखने लगते हैं। तेज धूप में पतंग उड़ा रहे होते हैं, नीचे गिरने के बाद भी उठकर छत पर चढ़ जाते हैं। इतना साहस, जोश, उत्साह, उल्लास, बड़ा आनंद रहता है जीवन में बच्चों के। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, और उनकी बेचैनी बढ़ती चली जाती है पतंग उड़ाने के साथ ही, और पृथ्वी की जो घूमने की गति है वह और भी तेज हो जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चों का जब डर ही दूर हो गया तो वे पतंग और भी ज्यादा मजे लेकर उड़ाएंगे, और भी ज्यादा जोश में रहेंगे। तो उनको किसी प्रकार का भय जो था वो भी अब समाप्त हो चुका है, क्योंकि गिरने के बाद वो बच गए, अब तो मेरा कुछ हुआ ही नहीं। उनका विचार ऐसा रहता है। तो प्यारे साथियों, ये कविता का भावार्थ मैंने अच्छा से समझाने का प्रयास किया है, और अगर आपको कुछ लगे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं अलग से वीडियो बना करके डाल दूंगा। अगला वीडियो आपके लिए प्रश्नोत्तर का है, जिसमें मैं आपको अलंकारों के बारे में, इसमें जो बिंब आए हैं उनके बारे में, और अन्य व्याकरणिक विशेषताओं के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद। जय सिया राम। तो मैं एक बात कहना भूल गया, वो आप ध्यान से सुने। वीडियो बना करके उनके आंसर भी बता रहा हूं, तो आप सभी अपने मित्रों को शेयर कर दें, उनको बोलें कि सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट करते रहें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, आप लोगों का कोर्स होता रहे। मैं कमजोर से कमजोर विद्यार्थियों के लिए कोशिश करूंगा, नोट्स भी बना करके अपलोड करूंगा, तो आप उनमें डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अच्छे अंक लाने के लिए साथ दें। फिर से जय सिया राम।